हाँ, तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे फोकस करते हैं। इसमें कह रहा है पीएन संधि डायोड के लिए अगर अभिनति तथा उत्क्रम अभिनति परिपथ का चित्र खींचिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने हेतु पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ का चित्र बनाकर इसकी क्रियाविधि को संक्षेप में समझाइए। तो चलिएगा, पीएन संधि डायोड इसने पीएन संधि डायोड को अग्र और उत्क्रम अभिनति में चित्र बनाने के लिए बोला है केवल। ठीक है, तो ध्यान रखें, केवल चित्र बनाने के लिए बोला है। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर, क्योंकि हमें यही सीखना है कि हम पेपर में लिखें कितना। अब ये तो आपको पता ही है कि पेपर में जब क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर हमें देना है, लेकिन कितने को उसमें देना है शब्दों में ये देखना है। तो ये मान लिया हमने पीएन संधि डायोड है। ऐसा क्वेश्चन इससे पहले सेट में भी आया था, लेकिन वो उसमें केवल उत्क्रम अभिनति थी, उसमें थोड़ा अलग था। इसमें पी टाइप में होते हैं क्वार्टर, ऐसे क्वार्टर सर्किल बना देंगे। एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे बना देंगे डॉट से। और ये होती है अवक्ष परत, ये अवक्ष परत होगी। इसमें एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होंगे, पी टाइप में क्वार्टर होंगे। ठीक है, इसे बना दो। तो अब इसे अग्र अभिनति में लेना है हमें, अग्र अभिनति। ये अग्र अभिनति का चित्र बनाएंगे, ये उत्क्रम अभिनति का बनाएंगे। तो अग्र अभिनति में कुछ नहीं, पी टाइप को बैटरी के प्लस से जोड़ दो, एन टाइप को बैटरी के माइनस से जोड़ दो, तो ये अग्र अभिनति होगी। उत्क्रम अभिनति में उल्टा, पी टाइप को माइनस से जोड़ो और एन टाइप को प्लस से जोड़ो। ठीक है, तो अगर एन को प्लस से और पी को माइनस से जोड़ेंगे तो उत्क्रम अभिनति है, पी को प्लस से और एन को माइनस से जोड़ेंगे तो अग्र अभिनति। तो चित्र तो हो गया ये। दूसरा पार्ट कह रहा है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब पहली बात तो दिष्टकारी क्या होता है? दिष्टकारी रेक्टिफायर को बोलते हैं। एक रेक्टिफायर का काम ये होता है कि जब रेक्टिफायर में एसी सिग्नल दिया जाता है तो हमें ये उसको डीसी में बदल के दिखाता है। तो ये एसी को डीसी में बदलता है। अगर कोई पूछे कि दिष्टकारी क्या होता है, तो दिष्टकारी वह यंत्र है जो एसी को, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल दे। ठीक है, अब ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी पूछ रहा है। अब बेटे ध्यान देना, देखो पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी को बनाने के लिए पहले तो हम एक ट्रांसफार्मर लेंगे, और ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल है, ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है, एक प्राइमरी और एक दूसरी सेकेंडरी। तो ये हो गया मान लो सेकेंडरी कॉइल, ये होगी इसकी प्राइमरी कॉइल, और बीच में ऐसे दिखाते हैं इसमें करोड़ को, ये ट्रांसफार्मर का निशान है, आप जाके थ्योरी में चेक कर सकते हो। तो जो एक तो ट्रांसफार्मर ले लिया, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल पे हम डालेंगे इनपुट। इनपुट मतलब एसी सिग्नल, मतलब निवेशी एसी सिग्नल, जिसको बदलना है, जिसको डीसी में बदलना है, उसको प्राइमरी कॉइल पर डालेंगे। और जो द्वितीयक कुंडली होगी, अब जब पूर्ण तरंग दिष्टकारी की बात करेंगे तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दो डायोड प्रयोग करेंगे। ये बेटे पीएन संधि डायोड का निशान है, ऐसा होता है पीएन संधि डायोड का निशान। जो ट्रायंगल है ये पी टाइप होता है, और जो लाइन है ये एन टाइप होती है। तो इसमें दो डायोड यूज करेंगे। ये मान लो डायोड D1 है, और एक ऐसा ही पीएन संधि डायोड यहाँ लगाएंगे, ये मान लो डायोड D2 है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, इसमें जो हमारा जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, इसमें जो ट्रांसफार्मर लिया है, इसकी द्वितीयक कुंडली को सेंट्रली टैप्ड किया जाता है। यहाँ पे विशेष प्रकार का एक ट्रांसफार्मर लिया जाता है। ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक कुंडली है वो पॉइंट सी पे, ये पॉइंट सी मान लियो, द्वितीयक कुंडली मान लो कौन सी है, ए बी। ये पूरी द्वितीयक कुंडली है, ए से लेके बी तक ये वाली। इसको बिल्कुल सेंटर से, केंद्र से इसको टैप किया जाता है। केंद्र से टैप, केंद्र अंश बंधित, केंद्र अंश बंधित बोला जाता है, सेंट्रली टैप्ड। टैप्ड का, सेंट्रली टैप्ड का मतलब है कि जो दूसरी कुंडली है वो ऐसे काम करेगी जैसे दो अलग अलग कुंडली है। मतलब सी पॉइंट से ऊपर ए सी अलग कुंडली, और सी पॉइंट से नीचे सी बी अलग कुंडली। ठीक है, तो सेंट्रली टैप करने का मतलब है। और यहाँ पे इसमें लोड प्रतिरोध लगाया जाता है। लोड प्रतिरोध मतलब जहाँ पे आउटपुट ली जाएगी। तो आउटपुट जो है हमारी, आउटपुट जो डीसी है वो कहाँ ली जाएगी, यहाँ आरएल पे, लोड परिपथ पे। तो ये हो गया इसका परिपथ। केवल अगर इतना बना दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे। तो ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी का चित्र हो गया। कोई पूछेगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है, तो आप बताओगे कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी वह होता है जो इनपुट एसी के, कि अगर ये हमारी
इनपुट एसी है, ठीक है, ये इनपुट एसी है। एसी में ये पूरा एक साइकिल कहलाता है, ये पॉजिटिव साइकिल कहलाता है, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव साइकिल, फिर नेगेटिव। तो अगर ये इनपुट एसी है तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या करता है कि इस इनपुट एसी के पूरे सिग्नल को, पूरे मतलब जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आधा साइकिल है, तो ये आधा साइकिल हो गया, फिर उसके बाद ये आधा साइकिल हो गया, फिर ये आधा, तो हमने 4 आधे साइकिल बना लिए, है ना, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ। तो अगर हम इसको किस में डालेंगे, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी ये करेगा, ये जो इनपुट आई है इस इनपुट के पूरे सिग्नल को दृष्टिकृत कर देगा, दृष्ट धारा में बदल देगा। दृष्ट धारा वो होती है जो एक ही दिशा में चलती है, जैसे एसी प्लस में भी चल रही है माइनस में भी, दृष्ट धारा में ऐसा नहीं होगा। तो ये इसको एक ही तरफ मतलब दृष्ट धारा में बदल देगा। अभी समझते हैं कैसे। अब जब इसकी कार्यविधि लिखने की बारी आएगी, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा सिर्फ, आप समझना। तो एसी हमारी इस तरीके से चलती है, ऐसे, है ना, ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, ये एसी के चलने का तरीका है। तो एसी जब चलेगी तो शुरू में कौन सा साइकिल आएगा, पॉजिटिव। तो एसी के पहले हाफ साइकिल के लिए ये ऊपर का सिरा होता है पॉजिटिव, नीचे का सिरा होता है नेगेटिव। तो एसी के पहले हाफ साइकिल के लिए प्राथमिक का ऊपरी सिरा प्लस होता है, क्योंकि इसके सामने है तो अन्योन्य प्रेरण होगा इसमें। तो अन्योन्य प्रेरण की घटना के कारण ये सिरा कैसा हो जाएगा, प्लस, और ये वाला सिरा कैसा हो जाएगा, माइनस। अब क्योंकि आपको क्या बताया कि ये 2 अलग अलग कुंडली बन जाएंगी, तो ये एक कुंडली है एसी, एसी का ऊपर का सिरा प्लस और नीचे का सिरा माइनस। सीबी जो है ये दूसरी कुंडली है, इसके ऊपर का सिरा प्लस और नीचे का सिरा माइनस। अब देखो आप कि यहाँ पे जो प्लस है, ये वाला सिरा प्लस है, तो जो D1 है, D1 को क्या जा रहा है, प्लस, और D1 पे इधर क्या है, ये P, तो P को क्या मिल रहा है, प्लस। और जब P को प्लस मिलता है तो कौन सी अभिनेति होती है, अगर अभिनेति, तो इसका मतलब करंट बहेगी। तो AC के धनात्मक अर्धचक्र के लिए जो D1 है वो धारा देगा, धनात्मक अर्धचक्र के लिए कौन धारा देगा, D1। और यहाँ पे माइनस है तो इस पे माइनस है, तो माइनस किस पे जा रहा है, P पे, और जब P पे माइनस जाता है तो कौन सी अभिनेति होती है, उत्क्रम अभिनेति। आपको एक वीडियो में इससे पहले बताया गया था कि उत्क्रम अभिनेति में मुख्य धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो यहाँ पे करंट नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जब AC का दूसरा साइकिल आएगा, दूसरा मतलब ये नीचे वाला, मतलब नेगेटिव साइकिल, तो ये वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा, ये सिरा नेगेटिव हो जाएगा, ये सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो D1 को मिलेगा माइनस, तो D1 धारा नहीं देगा। लेकिन D2 को क्या मिलेगा, प्लस, तो प्लस को प्लस मतलब P को प्लस मिला, P को प्लस मिलेगा तो कौन सी बाइसिंग होगी, अगर अभिनेति। आप कहोगे कि AC के ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए तो धनात्मक के लिए धारा मिली किसने दी, D1 ने, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए धारा किसने दी, D2 ने, फिर धनात्मक के लिए कौन देगा, D1, ऋणात्मक के लिए कौन देगा, D2। तो ऐसे ही एक आधे चक्र को तो कौन बदलेगा, D1, प्लस आधे चक्र को तो कौन बदलेगा, D1, और माइनस के आधे चक्र को कौन बदलेगा, D2। तो पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पूरा चक्र एक ही दिशा में आ गया, मतलब दिश धारा में बदल गया। तो इसकी कार्यविधि अगर लिखनी हो तो पूरी ऐसे लिखोगे कि जैसे ही AC का धनात्मक अर्धचक्र आता है, प्राथमिक कुंडली का ऊपरी सिरा धनात्मक हो जाता है, जिससे द्वितीय कुंडली का A सिरा धनात्मक हो जाता है और B सिरा ऋणात्मक हो जाता है। इस कारण D1 अग्र अभिनेति में चला जाता है और D2 उत्क्रम अभिनेति में चला जाता है। तो धारा का प्रवाह या आउटपुट करंट D1 की वजह से मिलेगी। फिर नीचे की लाइन में लिखोगे आप, AC के ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए A ऋणात्मक और B धनात्मक हो जाता है, जिससे ए जो D1 है, डायोड D1 वो अगर उत्क्रम अभिनेति में और D2 अगर अभिनेति में चलता है। अब आउटपुट धारा आपको D2 की वजह से मिलेगी। तो फिर आप लिखोगे यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है। इस प्रकार AC इनपुट AC का पूरा सिग्नल आउटपुट DC में बदल जाता है। बस ये इसकी क्रिया विधि है, ऐसे आप इसको समझा देंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है ये आपके कोर्स में नहीं है, देखो ये स्टार लगा हुआ है, इसका जो सेकंड पार्ट है ये कोर्स से हमारे हट गया, ठीक है। ये लॉजिक गेट अब हमारे कोर्स में नहीं रहे। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आ गया 8। परावैद्युत ध्रुवण से क्या समझते हो, संधारित्र की प्लेटों के बीच समस्त स्थान पर परावैद्युतांक के वाले पदार्थ को पूरी तरह से भर देने पर संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को।
तो हमने जो ये क्वेश्चन निपटाया है ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछ रहा है परावैद्युत ध्रुवण किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, जब कोई परावैद्युत उसको बोलते हैं वह पदार्थ जिनके इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं उनको हम परावैद्युत कहते हैं। तो मान लो ये परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है। तो इसको जब हम किसी विद्युत क्षेत्र में रख देंगे, विद्युत क्षेत्र मतलब दो प्लेटों के बीच, एक तरफ जिसपे प्लस है और दूसरी तरफ माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र में रखने पे क्या होता है कि इसके अंदर, अब इसको अलग से एक बार बता रहा हूँ, जैसे ये कोई परमाणु है तो परमाणु में अंदर क्या होता है, सेंटर में नाभिक में सारे प्रोटॉन रहते हैं और चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं अलग अलग कक्षाओं में, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे तुमने बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र लगाया या कोई तुमने बाहर से एक आवेशित कण रख दिया, तो ये आवेशित कण प्लस का है और नाभिक भी कैसी है, प्लस के है। तो ये इस नाभिक को तो हटाता है ऐसे दूर, और ये इलेक्ट्रॉन है माइनस के, सारे इलेक्ट्रॉनों को खींचता है अपनी तरफ। तो कुछ देर में स्थिति ये होती है कि ये जो आवेश है ये ऐसा कर देता है कि परमाणु में नाभिक तो एक तरफ खिसक जाती है और सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो परमाणु पहले न्यूट्रल था, न्यूट्रल मतलब जो पहले परमाणु उदासीन था, वो परमाणु अब ऐसे बदल जाता है कि उसमें प्लस का आवेश एक तरफ और माइनस का आवेश एक तरफ चला जाता है। और जब ऐसा कभी होता है तो क्या बन जाता है, द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है, जिनमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों। तो परावैद्युत में ध्रुवण क्या होता है कि जब किसी परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो जो उसके परमाणु है सभी परमाणु ऐसे छोटे छोटे द्विध्रुवों में बदल जाते हैं। मतलब उसके अंदर आवेश जो होते हैं वो इस तरीके से न्यूट्रल न रह गए, ऐसे प्लस का आवेश। देखो अब ध्यान दो उसमें, जैसे प्लस की प्लेट है तो उसके सामने माइनस का आवेश, फिर प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस की प्लेट के सामने माइनस का आवेश। तो इसमें छोटे छोटे द्विध्रुव बन जाते हैं। तो ये घटना क्या कहलाती है, परावैद्युत ध्रुवण। तो हम कहेंगे कि परावैद्युत के इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक से स्ट्रांगली अटैच रहते हैं, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें जो आवेश होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। ये वाले जो आवेश हैं ये कहलाते हैं ध्रुवित आवेश, और ये घटना कहलाती है परावैद्युत का ध्रुवण। अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि एक तुम्हारे पास में संधारित्र है, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी d मान लेते हैं, प्लेटों पे आवेश इस पे प्लस और इस पे माइनस मान लेते हैं, ठीक है। जिसको हमने धनात्मक आवेश दिया है उस पे प्लस आ जाएगा, दूसरी को हमने पृथ्वी से जोड़ा हुआ है। आपने परावैद्युत के बारे में पढ़ा होगा, जिसको प्लस से जोड़ोगे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस का आवेश आ जाएगा। अब आपको ये मान लेते हैं कि इस प्लेट का एरिया कितना है, इसकी प्लेटों का ए एरिया है। तो आपको सिद्ध करना है इसकी धारिता का सूत्र। तो परावैद्युत की धारिता का सूत्र सिद्ध करने के लिए धारिता का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है Q/V होता है। तो पहले आपको वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, और वोल्टेज निकालने के लिए पहले आपको विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम से हमने पढ़ रखी है, σ/ε0 होती है। लेकिन ये तब होती है जब बीच में वायु हो। अब यहाँ इसने कहा कि बीच में क्या भरा है, परावैद्युत भरा है, जिसका परावैद्युतांक हमने मान लिया कितना है, k है। तो ऐसे केस में बस यहाँ पे नीचे k और आ जाएगा। अब सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसका सूत्र होता है Q/A। ये इसमें रख देंगे। तो E का फॉर्मूला आ गया Q/KA/ε0, ठीक है। इसलिए प्लेटों के बीच विभवांतर, अब ये सूत्र आपने विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव वाले चैप्टर में पढ़ा है। प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है V, वो बराबर होता है E/D, विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी प्लेटों के बीच की। विद्युत क्षेत्र का मान रख दो, तो विभवांतर जैसे आएगा तुम धारिता निकाल सकते हो। धारिता का सूत्र क्या है, Q/V।
v का मान रखेंगे तो कितना है, क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कटेगा तो धारिता का सूत्र आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसी में कहता कि प्लेटों के बीच वायु भरी है तो आप बस यहाँ पे के ना मानते, फॉर्मूला आपका वायु वाला आ जाता। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 8। अब इसमें देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा भी देख लेते हैं ऑप्शनल। तो 8 का जो ऑप्शनल है इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटे। इसमें कह रहा है कि एक गॉस की प्रमेय को लिखिए। आर त्रिज्या के धातु के एक खोखले गोले को क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। पृष्ठ पर अंदर और पृष्ठ से बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। तो इसने हमें कहा है कि धातु का एक गोला है, ये धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या आर है। पहले तो गॉस की प्रमेय लिखनी है। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है मैं बोल के बता देता हूँ, आप लिख लेंगे कि किसी पृष्ठ के भीतर यदि क्यू आवेश रखा है तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो गॉस की प्रमेय बताती है। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला समस्त फ्लक्स उसमें रखे आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये गॉस की प्रमेय है, ऐसे लिखी जाती है। टोटल विद्युत फ्लक्स बराबर ई डॉट डी ए फॉर सरफेस एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि कुल फ्लक्स क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। ये फ्लक्स का सूत्र है। चलिएगा, अब इसे हमें धातु के गोले के लिए अप्लाई करना है। हमने मान लिया ये एक धातु का गोला है जिसको हमने आवेश कितना दिया है, क्यू। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो नोट कर लो कि धातु को जब आवेश देते हैं तो चाहे गोला खोखला हो चाहे गोला ठोस हो, धातु में जो आवेश होता है केवल कहाँ रहता है, पृष्ठ पर रहता है। धातु के भीतर नहीं जाता है। तो इसको दिया गया आवेश ऐसे इसके पृष्ठ पे एक समान रूप से फैल जाएगा। तो पृष्ठ घनत्व, क्योंकि पृष्ठ पे फैला है तो पृष्ठ घनत्व कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर आवेश बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल, आवेश बटे गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो इसको आगे जाके जहां यूज करना होगा यूज करेंगे। अब यहाँ पे 3 पॉइंट आते हैं। पहला है बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु मतलब इस गोले से अगर बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, हमने मान लिया बिंदु कौन सा है, P1। तो बाह्य बिंदु हमने P1 मान लिया। सपोज इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r। आप देख सकते हैं कि बाह्य बिंदु के लिए जो बिंदु की दूरी है वो त्रिज्या से ज्यादा रहेगी, है ना। पॉइंट कौन सा मान लिया आपने, ये P1। तो गॉस की प्रमेय लगाने के लिए क्या करते हैं भाई, इसके चारों पॉइंट P से गुजरने वाला एक हम गॉसीय पृष्ठ मान लेते हैं। ऐसे ये हमने मान लिया गॉसीय। गॉस की प्रमेय लगाने के लिए गॉसीय पृष्ठ मानना पड़ता है। जिस बिंदु से आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु से गुजरता हुआ गॉसीय पृष्ठ हमने मान लिया। तो ये गॉसीय पृष्ठ मान लो क्या है, S1 है। अब क्या करते हैं कि जो पृष्ठ है हमारा, उस पृष्ठ पे जहां पॉइंट है एक सूक्ष्म क्षेत्रफल मानते हैं। मान लो सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना है, डी है। अब गोले का क्षेत्रफल लंबवत बाहर की ओर, हर एक बिंदु का, हर एक वस्तु पे, हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबवत बाहर की ओर काम करता है। तो डी ए की दिशा ही हो जाएगी। और ये आवेश प्लस का है तो प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, दूर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी हो जाएगी। आप लोग जब गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे तो गॉस के जो गॉसियन पृष्ठ होता है उसके गुण होते हैं ये कि गॉसियन पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल के या तो समांतर होता है या लंबवत होता है। तो कोण कितना आ गया, 0 डिग्री। अब गॉस की प्रमेय लगा दो यहाँ पे। जब गॉस की प्रमेय आप अप्लाई करोगे तो गॉस की प्रमेय ये लिखी हुई है, इसको अप्लाई करो तो φe इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रल सरफेस S1 के लिए ई डॉट डी ए या ई डी ए कोस थीटा कितना है, 0 डिग्री। ठीक है बेटे। और इसको किसके इक्वल रख दोगे आप, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो इन दोनों को बराबर कर दो। ई विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि पृष्ठ गोलीय है, हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। वैसे भी गॉस की प्रमेय में ये कहा जाता है कि पृष्ठ पे जो क्षेत्रफल जो विद्युत क्षेत्र होता है गॉसीय पृष्ठ पे, वो कैसा रहता है, विद्युत क्षेत्र गॉसीय पृष्ठ पे हर जगह एक जैसा रहता है। तो इसको बाहर निकाल लोगे, इंटीग्रल
सरफेस S1 के लिए dA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। dA का मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल, इंटीग्रल का मतलब इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये कौन सा पृष्ठ है भाई? गॉसियन पृष्ठ। त्रिज्या कितनी है? r। कैसा पृष्ठ है ये? गोलीय। गोले के लिए मान रहे तो गोलीय ही होगा। तो E इंटू गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r है तो ये 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से E निकाल सकते हो तुम, 4 पाई आर स्क्वायर इधर चले जाएगा तो फॉर्मूला आएगा ये। ठीक है, ये आ गया गॉसिय पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र का सूत्र। अब यहाँ पे तुम Q की जगह इसका फॉर्मूला ये भी लग सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह ये भी रख सकते हो, कितना? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। नीचे क्या है? स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो E का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर पृष्ठ पे देख रहे हो, गोले के पृष्ठ पे, तो पृष्ठ पे अगर मान लो तुम यहाँ पे देख रहे हो, तो अगर पृष्ठ पे तुम बिंदु P2 मान लो, तो तुम खुद ही देख लो पृष्ठ पे जो स्मॉल आर है और कैपिटल आर है बराबर हो जाएंगे, बिंदु की दूरी और पृष्ठ की त्रिज्या बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे केस में इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम जो समीकरण तुम्हारी ये 2 आई है और जो समीकरण 3 आई है, इन्हीं में रख दो। समीकरण नंबर 2 व 3 में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, तो विद्युत क्षेत्र के 2 सूत्र आ जाएंगे। एक तो पहला यहां से, दूसरा इससे। इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों बराबर रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और आप ये देख सकते हो बेटा कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र कैसा है? कांस्टेंट है। भीतर, अगर पृष्ठ के भीतर देखोगे, मान लो इस पॉइंट पे देखना चाह रहे हो तुम, तो देखो ये चालक गोला है, धातु का गोला है। धातु के गोले में आवेश कभी अंदर नहीं जाता है, हमेशा पृष्ठ पे रहता है। तो जब भीतर देखोगे, स्मॉल आर लेस देन, मान लो यहाँ पॉइंट देख रहे हो तो पॉइंट की दूरी कम हो जाएगी, त्रिज्या ज्यादा है, तो यहाँ से गॉसिय पृष्ठ मानोगे तुम जाता हुआ। तो जैसे ही तुम फ्लक्स का सूत्र लिखोगे, ये सूत्र आ जाएगा। ठीक है, पृष्ठ मान लो ऐसे, ई डॉट डी ए बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सूत्र जब लगाओगे तो आवेश गोले के पृष्ठ में, धातु के गोले के पृष्ठ में अंदर नहीं जाता कभी आवेश। धातु के गोले में, अगर धातु का गोला है तो आवेश कभी भी भीतर नहीं जाता है, पृष्ठ पे रहता है। तो यहाँ पे आवेश की जगह 0 आ जाएगा। अब E बराबर, इसको इधर ले जाओगे तो क्या बचेगा? 0। तो भीतर कितना है विद्युत क्षेत्र? 0 है। और इसने विद्युत विभव पूछा है, लेकिन विद्युत विभव हमारे कोर्स में गोले के लिए विद्युत विभव ज्ञात करना नहीं है। ठीक है, गोले के लिए विद्युत विभव ज्ञात करना नहीं है। अगर हाँ करना भी पड़े तो सूत्र होता है E बराबर dV अपॉन dr। तो इस सूत्र की हेल्प से dV बराबर हो जाएगा E इंटू dr और V बराबर हो जाएगा इंटीग्रल E इंटू dr। तो जो विद्युत क्षेत्र आपको मिला है ये वाला, इसका मान रख के यहाँ इसका इंटीग्रल में करना पड़ेगा। तो वही फॉर्मूला आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। ठीक है, वैसे करना नहीं है इसको, ये कोर्स में नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। दोनों ऑप्शन भी और क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है 9। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में देखते हैं।